अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तासिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तैयारी खास। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगी शाजिया मुश्ताक, जो कि हमारे गेस्ट के साथ ख्याल ख्याल में प्रोग्राम खेलेंगी। ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं। जी नाज़रीन, आज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है। आज हम खवातीन के टॉपिक के ऊपर बहुत ही खास और अहम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उसके लिए मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जो कि मेरी खुद की पसंदीदा बहुत फेवरेट है, मिस यास्मीन कमल, जो कि किसी तारफ की मोहताज नहीं। उनके बारे में बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक। आज मैं इनसे वो बातें करूंगा जो पहले कभी भी इन्होंने पब्लिक पे या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं की होंगी यकीनन। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही अनोखा और अछूता टॉपिक होगा। मेरी ख्वाहिश है और मेरा इनसे रिक्वेस्ट भी है यास्मीन कमल से कि ये फराख दिली का मुजाहरा करें और जो बात इनके लब पे आए उसको रोके ना, उसको अदा कर दें, ताकि फिलबदी जो बात दिल से निकलती है वो असर भी करे खवातीन पे भी और मर्दों पे भी जो सुन रहे हैं इसको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच यास्मीन, आप हमारी दावत पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और इतने खुलूस से किया कि मुझे आना पड़ा। तो चलें हम अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसी फराख दिली का मुजाहरा करेंगे जैसा हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे सुनने वालों को आज पता चले कि औरत जब जो है ना आप कमजोर नहीं रह गई, वो जमाना गुजर, सच नहीं छुपाया जाएगा। हम आपकी जिंदगी के हवाले से शुरू करते हैं। आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने अपनी जिंदगी के जो अब्तदाई अयाम है, अपना बचपन आपका किन गलियों में खेलते कूदते गुजरा? मेरे पेरेंट्स का ताल्लुक जो है वो ज़िला कसूर से है और मेरा बॉर्न ब्रॉट अप लाहौर का है। लाहौर मॉडल टाउन, सी ब्लॉक, मॉडल टाउन पार्क, नवाज शरीफ पार्क, इन पार्कों में मेरा बचपन गुजरा। इन सड़कों पे, मॉडल टाउन की सड़कों पे मेरा बचपन गुजरा। स्कूलिंग जो है मॉडल टाउन के अंदर ही ZM हाई स्कूल है, वहाँ से स्टार्ट हुई। देन फिर थोड़ा किस्मत ने पलटा खाया और हम वहाँ से मूव किए। मॉडल टाउन से हम सीधा पहुँचे फ़िरोज़पुर रोड पे कोट लखपत, वहाँ हम मूव कर गए। फिर एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना, वो एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल से मूव करके गवर्नमेंट स्कूल पे गए। वहाँ पे बोरी भी अपनी लेके जानी पड़ती थी। अच्छा, लाहौर के अंदर भी? लाहौर के अंदर भी, ठीक है। टाट होते थे बट वो स्कूल में नंबर ज़्यादा थे स्टूडेंट के, तो वो मैसर नहीं आते थे, तो अपने लिए बोरी भी लेके जानी पड़ती थी। परफेक्ट। तो ये बताने का मकसद ये है कि मैं कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुई हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली थी। मेरे वालिद साहब जब लाहौर मूव किए थे तो उनकी जो पहली तनख्वाह थी वो 300 रुपया थी। कसूर से जब लाहौर मूव किए थे तो उनकी तनख्वाह 300 रुपया थी और 300 रुपये में उन्होंने सर्वाइव स्टार्ट किया। तो जब मुझे थोड़ी होश आई, समझ अकल आई, तो मैं बड़ी थी बहन भाइयों में, सबसे बड़ी हूँ, उनकी पहली औलाद हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने बाप का बाजू बनना है। मैं क्लास 4 के बाद काम पे निकल गई थी। क्लास 4 के बाद? मैंने अपनी जो एजुकेशन है, मैं मैट्रिक हूँ और मैंने वो पार्ट टाइम में मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए और मैंने जॉब की है। मेरी पहली जो जॉब थी वो एक फैक्ट्री थी जिसमें गाड़ियों के हेडलाइट में जो बल्ब होते हैं ये बनाने की जॉब थी। उस फैक्ट्री में पूरे बल्ब जो हैं बनते भी थे, उसका शेल भी वहीं बनता था, उसकी फिल्मिंग भी वहीं पे होती थी। मेरा काम, मेरी ड्यूटी ये थी कि मैंने काविये से उसके ऊपर वो टांका लगाना था जिससे वो करंट के साथ जब वो टच करता था तो बल्ब रोशन होता था। इनिशियल स्टेज पे मुझे वो जॉब दी गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी जैसे जैसे मैं काम सीखती गई तो मुझे मेरी इम्प्रूवमेंट होती गई। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। फर्स्ट मंथ में ही मैंने जो काम किया, मेरी सैलरी जो रखी गई थी 700 रुपया रखी गई थी। 6 सितंबर 94 की बात है ये।
जब मैंने पहला दिन काम शुरू किया था, अपनी ज़िंदगी की पहली जो घर से निकल के नौकरी शुरू की थी, 6 सितंबर 94। और मंथ एंड पे जब मुझे सैलरी मिली तो मेरी जो काम की स्पीड थी या मेरे जो रिज़ल्ट थे वो मेरे सीनियर कोलीग से ज़्यादा थे। तो जो मेरा ऑनर शकील नाम है उनका, मुझे अभी भी याद है, शेख शकील, तो उन्होंने मुझे 700 की जगह 750 रुपये जो है वो सैलरी दी और 50 रुपये मुझे खुश होके एडिशनल पे किया कि आपकी जो प्रोडक्शन है, आपका जो टारगेट है, आपने ज़्यादा काम किया है दूसरों से, तो ये आपका इनाम है। ये बताइए कि आप दुबई कब आई और कैसे आना हुआ? दुबई में 2011 5 अगस्त 2011 यहाँ आई हूँ और मेरी ट्रांसफ़र हुई थी। मैं पाकिस्तान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक थी 10 साल से। इदारे ने आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जी। परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी और मुझे परफॉर्मेंस बेस पे शारजा की ब्रांच जो है ओपन हुई थी, तो वहाँ वैकेंसीज थी। मैंने परफॉर्मेंस बेस पे अपना प्रोफाइल के साथ अप्लाई किया तो मुझे यानी कि एक 700 सैलरी वाली वो लड़की जो 4th क्लास से काम कर रही है, एक दिन आता है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान आपको जो है दुबई अपॉइंट करता है बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस। जब मैं वहाँ से मूव की थी तो मेरी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मेरे पास ब्रांड न्यू खुद की 0 मीटर गाड़ी थी, मेरे पास मोबाइल से मेरा अपना ओन घर था जो मैं बना चुकी हुई थी, मैं अपनी 4 बहनों की शादियां कर चुकी हुई थी। उस ज़माने में मेरी एवरेज इनकम जो है वो 2 लाख प्लस थी जब मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र लिया यहाँ के लिए। ज़बरदस्त। देखे ना कि मैं ये नाज़रीन ऐसी ख़वातीन सनफ़े नाज़िक नहीं है, ये एक और सनफ़े आहन है जो आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और मुझे बड़े फ़ख्र से कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में ऐसी ख़वातीन मॉडल रोल होती हैं और इनको मॉडल रोल को समझ के, इनको अंडरस्टैंड करके, आज इनकी बातें सुन के कोई एक खातून ने अगर अपनी ज़िंदगी बदल ली तो वो एक लेबर से एक स्टेट लाइफ में जो आपने जो क्या डेजिग्नेशन था जब आपकी ट्रांसफ़र हुई? सेल्स मैनेजर। वाओ। और मैं पाकिस्तान सेंट्रल रीजन जिसमें पूरा पंजाब है उसमें नंबर 1 थी उस वक़्त जब मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और मैं पाकिस्तान टॉप 50 सेल्स मैनेजर में आती। लेबर से सेल्स मैनेजर तक का जो सफ़र है वो बाज़ाहिर तो कहने में आपने 30 सेकंड के अंदर अदा कर दिया, लेकिन इसका जो रेंगना, गिरना, खड़े होना, फिर गिरना, जख्मों से खून निकलना, फिर मरहम पट्टी करना, फिर चल पड़ना, एक लंबा एक सिलसिला है। इसको फिर कभी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। आपकी बायोग्राफी के ऊपर किसी दिन मुझे वादा करेंगे आप दोबारा आएंगे आपकी बायोग्राफी पे, जो आपका ये टर्न्यूर है ये अब आपको जरूर बताएंगे, हमारी खवातीन को हम जरूर बताएंगे, बहुत कुछ पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि यास्मीन, आपने एक दफ़ा ज़िंदगी में शादी की थी, ये थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जो बातें हैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए आज। आपने शादी की थी, नहीं चल सका आपका सिलसिला और आपको सेपरेशन हो गई आपकी, तो तब आपने दोबारा घर बसाने का क्यों नहीं सोचा? अमली ज़िंदगी में आके अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ बनने का क्यों सोचा? हमारा मुआशरा, मैं मर्दों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मर्द का साथ होना बहुत ज़रूरी है, वो बाप की शक्ल में, भाई की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, शौहर की शक्ल में। मैं मानती हूँ इस बात को, हालांकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी सेपरेशन भी है मेरे हस्बैंड से, उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि मर्द का साथ बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला ने औरत के लिए वो एक शेल्टर बनाया तो वाकई शेल्टर है। जो औरतें कहती हैं कि वो शेल्टर नहीं है, बुलशिट, सॉरी, मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं करती हूँ। मैं उन औरतों में से हूँ जो पाकिस्तान में औरत मार्च होता है, मैं उसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बात करती हूँ कि ये औरत मार्च के नाम पे हमारे जो हमारे डिफेंडर हैं, जो हमारी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं, उनका तमाशा बनाया जाता है। आप प्रोग्राम छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे? मैं नहीं भागती। अब ये बात दिल्ली के लाल किले तक जाएगी? जाने दे, दीवारें चीन तक ले जाए। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि सेपरेशन मेरी हुई, मैंने सेकंड मैरिज क्यों नहीं की? सेपरेशन होने की वजह ये मेरी इनमेच्योरिटी। लोग एडमिट नहीं करते हैं, मैं एडमिट कर रही हूँ कि मेरी इनमेच्योरिटी, मेरी एज कम थी, एज गैप ज़्यादा था, मैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकी हूँ, ये वजह बनी। और कुछ हालात ऐसे हो गए, मामलात ऐसे हो गए कि सेपरेशन पे जाके चीज़ें एंड हुई। उनके एंड से भी कुछ चीज़ें हुई,
बट जैसा कि आज आपके साथ शेयर किया मैंने कि मुझे आज ही पता चला है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। दूसरी शादी नहीं की, उसकी वजह ये है कि माशरे में इतना सारा कुछ मैं उस वक़्त उस एज पे ही देख चुकी हुई थी, और फिर आगे जैसे बेटी की माँ बनी, तो जब औरत माँ बनती है तो अल्लाह ताला उसको एक अलग से विज़न दे देता है, एक अलग से उसके अंदर जो है वो, जैसे खुदा जो है ना, वो जब मिसाल देने पे आता है तो माँ की मोहब्बत की मिसाल देता है। ठीक है, खुदा के पास भी मिसाल देने के लिए कोई और नहीं है, माँ है खुदा के पास कि मैं तुम्हें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करूँगा, तो अल्लाह भी माँ की मिसाल देता है। तो अल्लाह ताला जब औरत को माँ बनाता है या लड़की को माँ बनाता है, तो वो उसके अंदर एक अलग से जो है ना वो चीज़ रख देता है, एक विज़न रख देता है, एक ख़तरा भांपने वाली आँख रख देता है। तो मैंने उस स्टेज पे और स्टिल अभी तक ये फ़ील किया कि अगर मैं सेकेंड मैरिज करूँगी तो वो जो सेकेंड मेरे हस्बैंड होंगे वो मेरी बेटी के जो है महरम नहीं होंगे। मेरा शौहर होगा, मेरा महरम होगा, लेकिन मेरी बेटी का महरम नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती हूँ किसी गैर मर्द का मेरी बेटी के वजूद पे। और ऑब्वियसली एक घर में रहना है, एक जगह रहना है, बेटी ने भी रहना है, मैंने भी रहना है, उसने भी रहना होगा। अब मैं अपनी बेटी को बेड स्पेस पे तो शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ ना, या किसी रिश्तेदार के हवाले तो नहीं कर सकती हूँ। तो जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरा यही शुरू से था कि हाँ मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, इस काबिल हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, शादी करके अपने घर जाएगी, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी। और स्टिल अभी भी मैं इस सोच पे कायम हूँ। तो अब मेरी बेटी अपने लिए बाबा ढूंढ रही है जब उनको मिल जाएगा तो हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन शर्त वही है कि पहले बेटी शादी करेगी, उसके बाद फिर पापा उनके लिए ढूंढना और अपने लिए आप लड़का ढूंढेंगे। ऑब्वियसली जो उसका बाबा होगा मेरे लिए लड़का ही होगा। आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे चली गई हैं। एक बेटी जो है वो अपने बाप से ज़्यादा चाहती है, एक बहन अपने भाई से ज़्यादा चाहती है, एक बीवी अपने खामद से ज़्यादा चाहती है। इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद और मतलब जो है वो ये नहीं है कि औरत आज़ादी चाहती है, यही है कि औरत को एम्पावर करें और औरत को आज़ाद करें। आप देही इलाकों के हालात देख लें, आप शहरी आबादी के हालात देख लें। शहरी आबादी में मर्द औरत के ऊपर जो अजारादारी कर रहा है वो एक अपने वाइट कॉलर क्राइम की शक्ल में कर रहा है। जो देही इलाकों में जो मर्द ताकत इस्तेमाल करता है औरत के ऊपर, वो सरेआम और डंके की चोट पे करता है। मेरा इशारा और मेरा मकसद उन मर्द हजरात की तरफ है जो कि औरत को ना काम करने देते हैं, ना उसको घर से बाहर निकलने देते हैं, ना उसकी मर्जी के मुताबिक उसको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। उसको ऐसे बनाया हुआ जैसे कि वो उनकी ज़रख़लीद गुलाम होगी। जैसे वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती, वो अपनी मर्जी से जॉब पे नहीं जा सकती, वो अपनी मर्जी से अपने कपड़े नहीं पहन सकती कि मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है, तुमने क्यों पहने? तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उसको कह सकते हो कि आई डोंट लाइक इट, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब मैंने तुम्हें कह दिया है तो ऐसा ही पहन। ये जो अजारादारी है, ये अजारादारी क्या ये आप समझिए कि शरीयत ने हमें ये इसका हुक्म दिया मर्दों को? मैं खुद एक मर्द हूँ, मैं अपनी चीज़ों को समझता हूँ, तो क्या शरअन हुक्म है ये मर्द की इजारादारी औरत के ऊपर कायम रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि जो घराने, जिन घरानों में पर्दे का रवाज है, ठीक है, वो अपनी ख़वातीन को घर से बाहर नहीं निकलने देते, नस्ल दर नस्ल इस्लाम के आप कह लीजिए कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, वो पर्दा करवाते हैं, तो उसके ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूँगी। ठीक है, वो अल्लाह मुझे भी बामल मुसलमान बनाए। मैं देखें, हमारे माशरे में जो मैंने फ़ील किया, मुझे 94 से लेके आज आप साल गिन लीजिए कितने साल हो गए हैं काम करते हुए। ठीक है, इसमें मैं हज़ारों नहीं लाखों लोगों को मिली हूँ। और जो मेरा प्रोफेशन था, इंश्योरेंस का प्रोफेशन, उसमें हम लोग लोगों को उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उनके देखने की आंख को हम देखते हैं कि क्या ये हमारे साथ कारोबार करेगा या नहीं करेगा। तो लाखों लोगों को मिलना पड़ता है, फिर जाके बिजनेस जो है वो कन्वर्ट होता है इंश्योरेंस का। डिफ़िकल्ट फील्ड है वर्ल्ड वाइड जो है इंश्योरेंस और वो लाइफ इंश्योरेंस। सो उसमें मेरे पास बहुत सारे तजर्बात हैं। मेरी तजर्बात की रोशनी में ये है कि हमारे ख़ित्ते में, स्पेशली हमारे पाकिस्तान की मैं बात करूँगी, ओवरऑल वैसे एशिया के अंदर ये चीज़ मुझे फ़ील होती है, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे घरों में माहौल नहीं ठीक है। हमारे घरों में हम नफसियाती मरीज़ बना रहे हैं अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को।
तो जब एक बंदा नफसियाती मरीज़ होगा, उसकी परवरिश इस तरह से की गई होगी, उसका ब्रॉटअप ऐसे हुआ होगा, तो उसके लिए औरत जो है ना वो अपनी चाहे बेटी हो चाहे बीवी हो उसको शक की नज़र से ही देखेगा कि अगर ये दुपट्टा नहीं ले रही तो इसका मतलब ये कुछ गलत कर रही है, बाहर जा रही है शॉपिंग करने जा रही है तो ये मर्दों को गलत देख रही। मतलब हम साइको पेशेंट बना रहे हैं अपने माशरे में ज़्यादातर लोग। अगर आप ऑब्ज़र्व करके देखें, जो लोग औरतों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं जो तस्वीर अभी आपने पेश की है, तो 100% वो बंदा कहीं ना कहीं जो है उसके साथ कोई नफसियाती मसाइल है। अदरवाइज़ जो अब मेरा वालिद, अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती दे, मेरे सर पे उनका साया सलामत रखे, मेरे वालिद ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया, बहुत आज़ादी दी। अगर आज फ्रीडम ना दिया होता तो आज यास्मीन कमल ना होती। हाँ, बट एक और चीज़ है कि जब मैं अपने काम की रीज़न की वजह से लेट आती थी तो मेरे वालिद जब दरवाज़ा खोलते थे तो सबसे पहले यही जुमला बोलते थे, पुत्र तेनू कितनी बारी आख्या है नौकरी दो सूरजां दे दरम्यान हुंदी। तो मैं पूरी जिंदगी उनको कहती थी, अब्बा जी मेरे को किहड़ियां डिग्रियां ने कि मैं CM लग जावां, PM लग जावां, या किसी दफ्तर दे विच CO दी सीट ते बैठ जावां, जनरल मैनेजर बन जावां ते मैनू फिक्स तनख्वाह मिले, सुबह गड्डी लै जावे, मैनू शाम नू गड्डी लै आए ते मैं काम कर ला। मैं मजदूर दी धी हां ते मैं मजदूर हाँ, मैं मेहनत करनी है, ठीक है। तो मेरे पास जॉब जो है वो ऐसी नहीं है कि मैं 9 to 5 करूँ, देर सवेर भी होएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करनी है, 100 हादसे भी होंदे ने, ठीक है। तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिया करो। वाले साहब नूं समझाईदा सी, लेकिन वाले साहब ने हमेशा उन्हां दे अंदर जिहड़ी एक वालिद दी बाप दी जिहड़ी एक शफकत हुंदी है, मुहब्बत हुंदी है, आपदे औलाद लई केयर हुंदी है, ठीक है। सॉरी मैं पंजाबी ते आ गई हाँ, लेकिन मैं चाहनी हाँ कि मैं पंजाबी च ही गल करां। ते अगर ते मैं गल कर रही सां कि उन्हां दे अंदर ਉਹ एक औलाद ਲਈ तहफ़ुज़ ਹੁੰਦਾ है, वालदैन ਦਾ एक खौफ ਹੁੰਦਾ है कि मेरी औलाद बाहर निकली है, तो उन्होंने तो हमेशा औलाद ਨੂੰ समझाना ਹੁੰਦਾ है। बट कभी उन्होंने उस तरीके नाल मारिया पिटिया नहीं है, कभी उस तरीके नाल उन्होंने नहीं किया घर बैठ जा, बाहर नहीं जाना, तू इस टाइम क्यों गई है, इस टाइम क्यों आई है, नहीं, नैवर। मैनू सपोर्टिव वालदैन मिले तो अज मैं कुछ करन दे काबिल हुई हाँ, ठीक है, उन्हों की मेहरबानी। तो मैं समझनी हाँ कि साढ़े मुआशरे के जोड़े मर्द ने, औरतां ने, ईवन और खवातीन लड़कियां की भी तरबीयत की जी है ना इतने फुकदान है, तरबीयत नूं बेहतर करने की जरूरत है। अदरवाइज़ इन्ना मावा ने मोहम्मद बिन कासिम पैदा किए ने, इन्ना मावा ने यूसुफ सलाउद्दीन जड़े ने वो पैदा किए ने, तो बहुत वड्डी वड्डियां शख्सियात पैदा कीतियां ने इन्ना मावा ने। साडे मुआशरे च औरत नूं कमतर क्यों समझा जाता है? मुश्किल। औरत नूं मर्दी औरत नूं क्यों कहा गया कि तू सजदा करना खावद नूं, तू अगर मुजाजी खुदा है तेरा, यानी कि उन्हें मजाज के मुताबिक तू जिंदगी जीनी है, क्यों उन्होंने इन्फीरियर मखलूक क्यों बनाया? आई थिंक जितों तक मेरा इलम है, मैं अरबी नहीं पढ़ी हाँ, मैं कुरान शरीफ उर्दू च तर्जमे नाल ही पढ़ी। अगर रिलीजन को अपने दुनिया च कढ़ दिए, क्या औरत बराबर खड़ी हो सकती? रिलीजन दे विच किते नहीं लिखिया कि तू औरत जड़ी है वो मर्द नूं सजदा करे, नहीं लिखिया। फिर क्यों? ठीक है, हाँ ताबियादारी है, वो तो वालदैन की ताबियादारी भी क्या गया है, माँ की ताबियादारी करने का भी हुक्म दिता गया है कि माँ की ताबियादारी करो, ਉਹਦੇ बदले च जन्नत मिलेगी ਤੁਹਾਨੂੰ, बाप की ताबियादारी करो, ਉਹਦੇ बदले च भी अल्लाह ताला ने इनाम देने के वादे किए ने, माँ बाप की खिदमत करनी। तो इस तरह हस्बैंड ਜਦੋਂ कमान ਲਈ बाहर ਜਾਂਦਾ है, कमा के बाहरों लिया है, सर्दी गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਟਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਸੱਸ ਬਹੂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ 80% ਮਰਦ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਿਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੁੱਸਾ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ?
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਰਦ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਯਾਸਮੀਨ ਕੰਵਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਸਨਫੇ ਆਹਨ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2011 'ਚੋਂ ਆਈ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2020 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ 2020 'ਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਗਸਤ 2011 'ਚ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2020 ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2019 ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 20 ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ, ਯਸ, ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਅੱਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਨੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਰਤ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਸਦੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਹੱਤਲ ਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरें कि ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਏਜ 15-16 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ है ना औरत, फिर वो अपने बारे चू घट सोचती है। आपने देखा होगा पोस्ट डाली थी कि ये एक पिंजरा है जिसमें इंसान कैद होते हैं पूरी ज़िंदगी, और वो जो है ना पिंजरे के बाहर लिखा होता है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ। लोग खली वली आप पंजाबी में या उर्दू में आए, आप एक तरफ लोग वड़न भांडे च लोगों की मैनू परवाह नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि जिंदगी मैं अपने तरीके नाल गुजारनी है, तो मैनू ये लगता है अज इन्ने साल गुजारन तो बाद, एक बेटी दी मां होने तो बाद, मैनू लगता है कि मैनू उस टाइम कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए सी। मैनू दसो कि तुसी अपनी बेटी नू की पैगाम देना चाहोगे आने वाली जिंदगी वास्ते? ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਈਫ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਵਕਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ,
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਨ ਖੁਦ ਫਤਹ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ में प्रोग्राम खेलेगी, लेकिन वो ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ उर्दू च खेलेगी। ये प्रोग्राम में उर्दू जी आंसर करना पैना है। आर यू रेडी फॉर दिस? डिसरिस्पेक्ट। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। जी नाज़रीन, आज के हमारे सेगमेंट ख्याल में हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन साहिबा। आइए शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट और जानते हैं कि यास्मीन साहिबा इनमें कैसे और किस तरह जवाब देती हैं। जी यास्मीन साहिबा, आप तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार हूँ। तो आपका पहला सवाल है कि आप फर्स्ट क्लास में सफर कर रही हैं और फ्लाइट के दौरान फ्लाइट में एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा रो रहा है या डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? आप फर्स्ट क्लास में ही सफर करती रहेंगी, वहीं बैठेंगी, या इकोनॉमी में आप अपनी शिफ्ट करा लेंगी सीट? नहीं, मैं फर्स्ट क्लास में ही सफ़र करूंगी और मैं बैग में बच्चे के लिए कुछ ना कुछ साथ लेके जाती हूँ तो मैं बच्चे को चुप करा लूंगी। ठीक है। अच्छा, आप एक मीटिंग के लिए निकल रही हैं, एक सिचुएशन है कि आप अपनी एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रही हैं और आपको पता चल रहा है कि आपकी गाड़ी खराब है और ऐसे में आपके नेबर जो कि बहुत ही हैंडसम है वो आपको लिफ्ट ऑफर करते हैं, तो आप क्या करेंगी? आप उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी या आप चाहेंगी कि नहीं मैं टैक्सी या उबर व्हाट्सएवर आप वो ऑप्शन लेंगी? देखिए, अगर तो मेरी नेबर के साथ बनती है तो फिर तो ज़रूर मैं उस खूबसूरत इंसान के साथ कौन सफ़र नहीं करना चाहेगा, तो उसके साथ सफ़र करूँगी। नहीं तो फिर ये कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है एज ए सेल्फ रिस्पेक्ट भी, खुददार वुमेन भी, तो सेल्फ मेड वुमेन सॉरी, तो मुझे जो है अपनी गाड़ी पे टैक्सी पे खुद मैनेज करना अपना ट्रैवल। अच्छा यास्मीन साहिबा, ये बताएं, लकी ड्रॉ में आपको 2 कॉन्सर्ट्स की टिकट्स मिलती हैं लेकिन आप एक ही कॉन्सर्ट पे जा सकती हैं, तो आप किस कॉन्सर्ट पे जाना चाहेंगी? आबदा परवीन के कॉन्सर्ट पे या नसीबो लाल के कॉन्सर्ट पे? आबदा परवीन जी। ठीक है। आप मूवीज देखती हैं? फिल्म देखने, सिनेमा में जाके देखने का शौक है या घर पे? सिनेमा में जाके जब मेरी वालदा यहाँ होती हैं तब, फिर हम सारे लोग जाते हैं। मेरे वाले जब यहाँ आए थे तो मेरे वाले सबको मैंने लाइफ में पहली दफा सिनेमा दिखाया था यहाँ पे शारजा के अंदर। तो जब मेरी वालदा यहाँ होती है, ठीक है, तब हम सिनेमा के लिए जाते हैं, या फिर हम फैमिली गेट टुगेदर करते हैं। जो मेरे बिजनेस पार्टनर है उनके बच्चे, ईद के मौके पे हम सब लोग मिलके पूरी फैमिली जाती है। तो यास्मीन साहिबा, आपको एक सिनेमा में 2 फिल्म एक साथ रिलीज हुई हैं और आपको देखने जाना है, तो आप इन 2 एक्टर्स में से किसकी मूवी देखना पसंद करेंगी, फवाद खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप एक सिचुएशन है, आप एक बोट पर सवार हैं और आप 3 लोग हैं, ठीक है, लेकिन बोट पर वजन ज्यादा होने की वजह से आपको आप तीनों में से किसी एक को बोट पर से उतारना है, तो आप किसको उतरने के लिए कहेंगी? सलमान खान या आमिर खान? आमिर खान। उसका वजन कम है ना, कुछ कम फर्क पड़ेगा। अच्छा यास्मीन साहिबा, ये बताइए, आप और आपकी बेटी एक सहरा में है और एक सहरा में एक तूफान की सिचुएशन आ जाती है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करना पसंद करेंगी? तो तूफान रुकने का इंतजार करेंगी या आसपास कोई जो खेमे या कोई भी ऑप्शन आपको कोई पनाहगाह मिलती है लेकिन वहां पे मर्द हजरात भी हैं, तो आप अपनी बेटी के साथ क्या ऑप्शन चूज करेंगी? आप खेमे में जाना पसंद करेंगी फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, या फिर आप तूफान रुकने का इंतजार करेंगी? आप शायद सवाल मुझे उस तरह से समझा नहीं पाई हैं। क्या खेमा बिल्कुल साथ में है कि मैं फौरी तौर पे अंदर चली जाऊंगी, या बीच में गैप है? गैप है। ओके, तो पंजाबी में सियाने के अंदर नेरी चलती हुई तो बह जाओ, ठीक है, तो मैं बैठ के इंतजार करूंगी। जब वो तूफान जो है वो खत्म हो जाएगा तो देन मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा होंगी। ठीक है। आपके नजदीक अच्छा एंकर कौन है, नदीम मलिक या मुबश्शिर लुकमान? पास। अगला क्वेश्चन। आपको आंसर दिए बगैर हम आगे नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन, सॉरी। नहीं, दोनों में से किसी एक को तो चूज करना पड़ेगा। तो यास्मीन साहिबा, आपका आखिरी सवाल ये है कि आप एक पार्टी में गई हैं और वहां पे आपको पता चलता है कि उसी पार्टी में आपके
एक्स भी मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? आप पार्टी छोड़कर जाने का फैसला करेंगी या फिर आप उनको फेस करना चाहेंगी? इफ अगर जिंदा होती तो मैं उनको फेस करती, उनसे मिलती, उनका हालचाल पूछती और अपने बारे में बताती। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। दिस इज आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यास्मीन। यास्मीन, आज आपने दिल से बातें की, बहुत अच्छा लगा। कोई बनावट नहीं, कोई रख रखाव नहीं, कोई डिप्लोमेटिक नहीं। आज अपने दिल की आवाज जो आपने नाजरीन को सुनाई है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मेरे प्रोग्राम में आकर जो जसारत आपने की, जो बातें आपके अंदर पिलप रही थी, आज आपने वो बातें की नाजरीन से। आज वो बातें करके आपने दुनिया वालों को बताया। एक आखिरी बात करके हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपकी कोई ऐसी डिजायर, कोई बर्निंग डिजायर, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझती हैं कि आपके दिल में है और वो भी पूरी होने बाकी है? हज की बहुत ख्वाहिश है अम्मी अब्बा के साथ। उम्रा किया है लेकिन हज की ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे उनकी ज़िंदगी में जो है हज की मोहलत दे और ये मौका दे, बस ये ख्वाहिश। अल्लाह आपको इसकी सआदत अता फरमाए और आप अपने वालिदैन के साथ हज पे जाएं। मेरी दुआ है कि आपकी ये बर्निंग डिजायर पूरी। जी नाज़रीन, तो आज एक और सरफ़े आहन से आपका टाकरा हुआ और आपने उनकी बातें सुनी और अपने सदके दिल से उन्होंने जो दिल में आया वो बात कही, जुल्ला वाली तौर पर अपने दिल का इजहार किया। तो नाज़रीन, ख़वातीन खास तौर पर जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, एक भी औरत ने अगर ये प्रोग्राम देख के, नाज़रीन ख़वातीन खास तौर पर जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, अगर किसी एक खातून ने भी अपनी ज़िंदगी बदली, मैं समझूंगा कि हमारे इस काविश का मकसद हल हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और शाजिया मुश्ताक को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।